नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा रीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ फिर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के एक और अध्याय के साथ में, जहाँ पर आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चैप्टर 2 को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। इसके अंतर्गत दिए गए हर एक सेक्शन को हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो एक ऐसा एक्ट है जो कि बेयर एक्ट पे बेस है। टोटली ये फैक्ट बेस है। इसमें आपको कुछ भी इलेबरेटिव फॉर्म में, एक सब्जेक्टिव फॉर्म में, मतलब लिख कर हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं समझाना होता। इसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं वो बेयर एक्ट से आती हैं, इसलिए आपको पूरा जो फोकस करना है वो बेयर एक्ट पे ही करना है। चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि माइनर माना जाता है और इसमें सवाल इससे कम पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इसमें बहुत ही सेलेक्टिव स्टडी करनी होती है। जितने सेक्शन दिए गए हैं हर एक सेक्शन को नहीं पढ़ना होता है। इसलिए हम आज के इस वीडियो में चैप्टर 2 के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनकी बेयर रीडिंग करेंगे, बेयर एक्ट्स हैं। इसके अलावा उसके अंतर्गत दिए गए हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, जो कि प्रोमिसरी नोट्स का है, बिल ऑफ चेंज का है, चेक का है, इंडोर्समेंट का है, नेगोशिएशन का है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है, उनके बारे में हम अपने पूर्व के वीडियो में बहुत ही विस्तृत तरीके से बात कर चुके हैं। इसलिए उसके बारे में हम दोबारा बात नहीं करने वाले हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं आपको उन सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस बेयर एक्ट को बेयर रीडिंग के साथ। बेयर एक्ट को स्टार्ट करने से पूर्व बता दूं कि ये बेयर एक्ट जो है वो एक हमारे मित्र हैं, सो कॉल्ड एक इनफॉर्मल मित्र हैं हमारे, अंकुर भाई। उन्हीं की साइट से, क्योंकि वो writinglawcom करके साइट चलाते हैं, उन्हीं से मैंने ये बेयर एक्ट पूरा ख़रीदा था। ये बेयर एक्ट काफ़ी अच्छे हैं, लैंग्वेज इनकी काफ़ी इजी है और सबसे खास बात ये काफ़ी कलरफुल हैं। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, क्योंकि बेयर एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की पॉइंट्स ही होती है, तो अंकुर भैया ने उन की पॉइंट्स को अलग अलग कलर में मतलब दे के रखा हुआ है, कहीं पे पिंक कहीं पे रेड, तो ऐसा कुछ करके दे के रखा है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ कि आप अगर इसकी बेयर एक्ट से रीडिंग कर रहे हैं और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है और वो ब्लू कलर में दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप नेट से कनेक्टेड हो तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली ब्राउज़र में खुल के वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ताकि आपको उसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जानने को मिल सके। इसलिए ये बेयर एक्ट मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। मैं हार्ड कॉपी के बजाय इन सॉफ्ट कॉपीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इस वीडियो को, चैप्टर 2 के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर 2 जो इसका है, चैप्टर 2, वो बात करता है ऑफ नोट्स, बिल्स एंड चेक्स के बारे में। यानी कि जो चैप्टर 2 दिया गया है इसके अंतर्गत जितने भी प्रोविज़न होंगे वो प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में होंगे और चेक्स के बारे में होंगे। तो जो कि हम अपने पूर्व के वीडियोज़ में प्रॉमिसरी नोट्स और इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और मतलब बाकी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए उन सेक्शंस को हम नहीं पढ़ेंगे और सीधे सीधे सेक्शन 7 पे आएंगे। सेक्शन 7 जो कि बात करता है ड्रॉवर और ड्रॉवी के बारे में। तो इसमें ऐसा दिया गया है कि द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड अ ड्रॉवर, द पर्सन देयर बाई डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड अ ड्रॉवी। अर्थात वो व्यक्ति जो कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज को या किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को बना रहा होता है, ड्रॉ कर रहा होता है, उसको ड्रॉवर कहा जाता है। ड्रॉ मतलब कुछ बनाना, ऐसे ही अगर कुछ ड्रॉ कर रहा होता है, बना रहा होता है, तो उसको ड्रॉवर कहा जाता है। और जिसको डायरेक्ट किया जाता है यहाँ पर पे करने के लिए, उसको ड्रॉवी कहा जाता है, मतलब जिसके नाम से डायरेक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे बेयर एक्ट में जैसे कि मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो इसमें 2 की पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़, जो ड्रॉवर होगा वो मेकर होगा किसी बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक का, और दूसरी चीज़ इसमें जो ड्रॉवी होगा वो डायरेक्ट टू पे, यानी कि वो पर्सन होगा जिसको कि डायरेक्ट किया गया है। अब इसमें ड्रॉवर के भी कई टाइप बताए गए हैं। जैसे ड्रॉवर का सबसे पहला टाइप बताया गया है ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड का मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें लिखा गया है कि व्हेन इन द बिल और इन एनी इंडोर्समेंट देयर ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रॉवी टू बी रिजॉर्टेड
टू इन केस ऑफ नीड सच पर्सन इज कॉल्ड अ ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। जैसा कि आप लिटरल मीनिंग से समझ जाएं कि ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड का मतलब ये हुआ कि जो आवश्यकता में ड्रॉवी बन जाए, यानी कि किसी भी एंडोर्समेंट या बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई मान लीजिए जो मेकर है उसने अपने साथ साथ एक नाम और जोड़ दिया कि मान लीजिए मैं आपको उपलब्ध नहीं मिलता हूँ, उपस्थित नहीं मिलता हूँ, तो मेरी जगह पे इस समस्या का निराकरण करने के लिए ये व्यक्ति जो है वो मेरा काम करेगा, वो मतलब एक तरह से ड्रॉवी का काम करेगा, जो पैसे वगैरह रिकवरी ऑफ मनी जो देनी है, जो आपको पेमेंट ड्यू जो पड़ा है वो देना है, वो ये व्यक्ति देगा। तो उस व्यक्ति को ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड के नाम से जाना जाता है। द सेकेंड वन इज एक्सेप्टर। एक्सेप्टर बेसिक फॉर्म में आप ऐसे समझ लीजिए कि जब एक बिल ऑफ मतलब एक बिल या कोई भी एक जो चेक है या कोई प्रॉमिसरी नोट है वो ड्रॉ किया जाता है, तो वो जब सामने वाली नॉर्मली जो एक्सेप्टर है यहाँ पे जो रेफरेंस दिया गया है वो बिल के बारे में दिया गया है कि जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, मेकर इसको बनाता है, ड्रॉयर बनाता है, तो ड्रॉ करने के बाद वो उसे एक व्यक्ति के पास भेजता है और वो व्यक्ति जब उस पर अपनी एसेंट उस पर दे देता है, अपनी सहमति दे देता है, उसमें अपना साइन कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक्सेप्टर नाम से जाना जाता है। अब इसमें 3 चीज़ें एक्सेप्टर बनने के लिए ज़रूरी हैं जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट डाउन करके रखी है। जिनमें सबसे पहली चीज़ जो ड्रॉवी होगा, जो अब अपना पहली बात तो साइन करना चाहिए, साइन हिज एसेंट अपॉन द बिल। द सेकेंड थिंग इज़ कि साइन करने के बाद वो वापस ड्रॉयर को फिर से भेजेगा, यानी कि यहाँ पर भी डिलीवरी होनी चाहिए उस चीज़ की। यहाँ पर एक तरह से आप ये समझिए कि डिलीवरी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब डिलीवरी भी हो जाएगी उस चीज़ की, और डिलीवरी के बाद इस चीज़ की नोटिस भी दी जानी चाहिए सामने वाली पार्टी को जिसने बनाया है कि मैंने इस चीज़ को साइन कर दिया है। तो ये जब तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो वो सामने वाला व्यक्ति जिसने साइन किया है वो एक्सेप्टर माना जाएगा इस केस में। नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सेप्टर इज एक्सेप्टर फॉर ऑनर। इसको ऐसे बोलते हैं कि व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड एनी पर्सन एक्सेप्ट्स इज supra protest for the owner of the drawer or of any of the endorser, such person is called an acceptor for honor। कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये समझ लीजिए कि इसमें 2 की पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे पहला है नोटेड और दूसरा है प्रोटेस्टेड। नोटेड दिया गया है सेक्शन 99 ऑफ द एक्ट और प्रोटेस्टेड का जो प्रोविज़न दिया गया है वो सेक्शन 100 ऑफ द एक्ट दिया गया है। इसके बारे में आप आगे चल के जानेंगे। तो इसमें ये प्रोविज़न बताया गया कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो नोटेड हो गया है या फिर प्रोटेस्टेड हो गया है, किस वजह से, नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से या फिर नॉन पेमेंट की वजह से, या बेटर सिक्योरिटी मांगा गया, बेटर सिक्योरिटी नहीं दे पाया, तो इस वजह से अगर ये प्रोटेस्ट में आ गया या फिर ऐसा हो गया कि नोटेड कर दिया गया, पब्लिक नोटरी के द्वारा इसमें नोट डाउन कर दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति आगे बढ़कर आएगा वहाँ पे उस इंडोर्समेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा एक्सेप्टर फॉर ऑनर, जो कि उसको मतलब ऑनर करेगा उस चेक को या बिल ऑफ एक्सचेंज को, जो है वो उसको ऑनर करेगा, वो उसको पे करेगा। नेक्स्ट वन इज़ पेई। पेई आप बहुत ही सामान्य शब्दों में ये समझ लीजिए कि पेई वो व्यक्ति होता है जो कि यहाँ पे एक बेनिफिशियरी होता है जिसका फ़ायदा होना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, अपने को ड्रॉयर बना लिया, किसी बी पर्सन को ड्रॉवी बना लिया, लेकिन जिसको पैसा दिया जाना होगा, जिसके हाथ में पैसा जाएगा, जो तीसरा पर्सन होगा, उसको यहाँ पर पेई कहा जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, जो कि बात करता है होल्डर के बारे में। इसमें ये दिया गया है, द होल्डर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेसन thereof and to receive or recover the amount due thereof from the parties thereto, where the note bill of check is lost or destroyed, its holder is the person so entitled at the time of such loss और डिस्ट्रक्शन। होल्डर को आप ऐसे समझ लिए कि किसी भी प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक के मामले में होल्डर वो पर्सन होता है जिसके, पहली बात तो जिसके हाथ में पोजीशन होता है, जिसके हाथ में उसका आधिपत्य होता है, जिसके हाथ में उसका अधिकार होता है, और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत उसमें उस व्यक्ति को, भाई उनका पोजीशन तो है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन इसके अलावा उनको रिकवरी ऑफ मनी, जो भी रिकवरी ड्यू होगा, जो डेप्ट लेने का अधिकार है वो भी मिला होगा। तो ये दोनों चीज़ें जिस व्यक्ति के पास होगी वो यहाँ पर होल्डर माना जाएगा। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट टॉक्स अबाउट द होल्डर इन ड्यू कोर्स।
Holder in due course means any person who for consideration become the possessor of a promissory note, bill of exchange or check if payable to the bearer or the payee or endorsee thereof if payable to order before the amount mentioned in it become payable and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derives his title। आप ऐसे समझिए कि होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब ये हुआ कि मेच्योरिटी के पहले जबकि पेमेंट ना हुई हो उसके पूर्व कोई भी व्यक्ति कंसिडरेशन की वजह से, प्रतिफल की वजह से कि कुछ मुझे पैसे मिल जाएंगे, जब वो होल्डर बनने के लिए तैयार हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स तभी माना जाएगा वो व्यक्ति जबकि अब जब वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन रहा होगा तो उसको ये पूरी तरह से यकीन होगा कि जो व्यक्ति ये मुझे इंस्ट्रूमेंट दे रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। ये सबसे लास्ट वाला जो लाइन है वो यही चीज़ दिखाती है कि वो बंदा ये बिलीव कर रहा होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, कोई त्रुटि, कोई खामी, कोई मतलब चीज़ नहीं होगी। सेक्शन 10 बात करता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स के बारे में। पेमेंट इन ड्यू कोर्स बहुत सिंपल है कि मतलब पूरा एक प्रोसेस क्या है। सामान्य शब्दों में जब मान लीजिए कि मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस with the apparent tenor of the instrument in good faith without negligence to any person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment or of the amount therein mentioned। पेमेंट इन ड्यू कोर्स आप ऐसे समझिए कि भाई सब कुछ सिंपल हो गया, ड्रॉवर ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया, ड्रॉवर ने एक्सेप्ट कर लिया, होल्डर के हाथ में आ गया वो इंस्ट्रूमेंट, तो उसके बाद जब वो पेमेंट का प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा यानी कि जब मेच्योरिटी पर चीज़ें पहुंच जाएगी तो बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी खामी के, बिना किसी हाउ हल्ला के, बिना किसी मामले के, जब सामने वाला बंदा गुड फेथ में हर एक चीज़ मतलब बोनाफाइड इंटेंशन के साथ पेमेंट कर देता है तो इसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहा जाता है। सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट द इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट आप ऐसे समझिए कि इसमें दिया गया है a promissory note, bill of exchange or check drawn or made in India and made payable in or drawn upon any person resident in India shall be deemed to an inland instrument। यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि ड्रॉ भी किया गया है भारत में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा और जिसको पेमेंट भी जो एक तरह से मतलब जिसका जो रिकवरी है वो भी भारत में ही होगा वो। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत वो व्यक्ति जो कि भारत का है नहीं लेकिन वो भारत में रह रहा है फिर भी भारत के अंदर ही रिकवरी ऑफ मनी के लिए कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर रहा है, तो ऐसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट को इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज सेक्शन 12 जो कि बात करता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में ऐसा दिया गया है कि एनी सच इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रॉन मेड और मेड पेएबल शैल बी डीम्ड टू अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट सिंपली ये समझ लीजिए कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, जो फॉरेन में ड्रॉ किए गए हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की तरह डील किए जाएंगे। सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम अपने पुराने वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में यहाँ पर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने दे के रखा है, वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट द नेगोशिएशन। When a promissory note, bill of exchange or check is transferred to any person so as to constitute the person the holder thereof, the instrument is said to be negotiated। यानी कि जब कोई promissory note या bill of exchange या चेक ऐसे ट्रांसफ़र किया जाएगा किसी अन्य पर्सन को, किसी सामने वाले व्यक्ति को, कि उस व्यक्ति को होल्डर बना दिया जाए, तो ये जो पूरी प्रोसीडिंग है, ये जो प्रक्रिया है, तो वो जाके नेगोशिएशन कही जाएगी। सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट द इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट के बारे में वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, इसलिए सेक्शन 15, सेक्शन 16 के बारे में बात नहीं करेंगे। सेक्शन 17 के बारे में बात करेंगे जो कि बात करता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्ट्रूड ईदर एज अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, द होल्डर में एट हिज इलेक्शन ट्रीट इट एज ईदर एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी थेंस फॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। यानी कि यहाँ पे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि
या फिर प्रोमिसरी नोट की तरह डील किया जा सकता है, या चाहे तो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह भी डील किया जा सकता है। तो ये होल्डर के डिस्क्रेशन पे, उनके विवेक पे निर्भर करता है कि वो किस रूप में इससे डील कर रहे हैं, और जिस हिसाब से वो डील करेंगे वो चीज़ वैसे ही काम करने लगेगी। यही कहा गया है सेक्शन 17 में, जिसको कहते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। Section 18 talks about where amount is stated differently in figures and words, यानी कि if the amount undertaken or ordered to be paid is stated differently in figures and in words, the amount stated in words shall be the amount undertaken or ordered to be paid। यानी कि मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत अमाउंट जो है वो वर्ड्स में भी है और वो नंबर्स में भी है, मतलब शब्दों में भी है और नंबर्स में भी है। तो ऐसी टाइम में, क्योंकि नंबर्स का क्या है कि मान लीजिए आपने 100 लिखा और सामने वाला व्यक्ति चकड़ निकला, बड़ा मतलब चालाक टाइप का निकला, उसने 100 को बढ़ा के 1000 कर लिया, तो यहाँ पर फ्रॉड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने 100 को उठा के हिंदी में लिखा हुआ है 100 रुपये, तो उसमें परिवर्तन किया जाना संभव नहीं। इसलिए कानून भी हिंदी में लिखे हुए जो वर्ड्स हैं उन पर ज़्यादा बिलीव करती है। और वही ये चीज़ सेक्शन 18 के अंतर्गत बात किया गया है कि अगर नंबर्स और वर्ड्स में चीज़ें लिखी गई हैं तो ऐसी कंडीशन में वर्ड्स पर ज़्यादा बिलीव किया जाएगा, वर्ड्स को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। ठीक है। सेक्शन 19 बात करता है इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड, यानी कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसमें ऐसा दिया गया है कि अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड एंड अ चेक आर पेएबल ऑन डिमांड, यानी कि वो प्रॉमिसरी नोट और वो बिल ऑफ एक्सचेंज जिनमें कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया कि इसी दिन इनकी रिकवरी होगी, इसी दिन ये पेमेंट किए जाएंगे, ऐसी कंडीशन में वो चीज़ें पेमेंट ऑन डिमांड या पेएबल ऑन डिमांड कंसिडर किए जाते हैं। और चेक तो पेएबल ऑन डिमांड होता ही है, इसलिए ये तीनों चीज़ें पेएबल ऑन डिमांड ऐसे मानी जाएंगी। सेक्शन 20 talks about the inchoate stamped instrument, where one person signs and delivers to another a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instrument then in force in India and either wholly blank or having written thereon an incomplete negotiable instrument, he thereby gives prima facie authority to the holder thereof to make or complete as the case may be upon it a negotiable instrument for any amount specified therein and not exceeding the amount covered by the stamp. The person so signing shall be liable upon such instrument in the capacity in which he signed the same to any holder in due course for such amount, provided that no person other than a holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of the amount intended by him to be paid thereunder। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने साइन कर दिया और डिलीवरी कर दिया किसी एक पेपर को जो कि स्टाम्प पेपर है, मतलब प्रॉपर स्टाम्प्ड है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है, और उसमें कुछ भी नहीं लिखा, बस थोड़ा सा कुछ लिख के बाकी सारी चीज़ें ब्लैंक छोड़ दी, ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट फॉर्म में छोड़ दिया। तो वो जिस व्यक्ति को, जिस होल्डर के हाथ ये दे रहा है, जिसके हाथ में दे रहा है, इस तरह से एक तरह से इम्प्लाइड वे में ये उसको अथॉरिटी दे रहा है कि वो बाकी की इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट कर पाए, या फिर ब्लैंक वाली जगह पे कितना भी अमाउंट लिख पाए। बस इसमें जो अमाउंट की लिमिट है वो उसमें जो स्टाम्प लगा हुआ है स्टाम्प से ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए, बस यही चाहिए, इस पूरे इसमें दी हुई है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया गया है। सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट एंड आफ्टर साइट। एट साइट एंड ऑन प्रेजेंटमेंट ये दोनों चीज़ें वो होती हैं जो कि पेएबल ऑन डिमांड होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि इन अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज द एक्सप्रेशन एट साइट एंड ऑन प्रेजेंटमेंट मीन्स ऑन डिमांड। द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट मीन्स इन अ प्रोमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट एंड इन बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर एक्सेप्टेंस एंड नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट है उस पर लिखा हुआ है एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट, यानी कि मतलब ये होगा जब ये काउंटर पे रखी जाएंगी, ये सामने व्यक्ति के रखी जाएंगी, तभी ये पेएबल होंगी। एट साइट का मतलब हुआ, साइट का मतलब होता है देखना, यानी कि जब पहली नज़र में पहली प्रथम दृष्टया व्यक्ति ने देखा तो ये उस टाइम पे पेएबल हो जाएंगी। और ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब भी हुआ कि जब ये प्रस्तुत की जाएंगी तभी ये पेएबल होंगी। इसके अलावा इसमें ऐसा बताया गया है कि आफ्टर साइट का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए मामला प्रोमिसरी नोट का है
तो उसके प्रेजेंटमेंट के बाद की जो साइट होगी, उसके बाद का जो मैटर होगा वो आफ्टर साइट की तरह, मतलब प्रोमिसरी नोट प्रेजेंट कर दिया गया, उसके बाद जो पेमेंट होगा वो आफ्टर साइट वाले सीन में जोड़ा जाएगा। और जो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वहाँ पर आफ्टर साइट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक्सेप्टेंस हो गया, और एक्सेप्टेंस के बाद मान लीजिए नॉन एक्सेप्टेंस हो गया तो नोटिंग, और अगर नॉन पेमेंट हो गया तो उसका प्रोटेस्ट वगैरह। तो ये सब चीज़ें मिला के ये एट साइट और आफ्टर साइट वगैरह को डिफाइन करती हैं। सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अगर कोई डेट स्पेसिफाई दी गई है कि इस दिन ये इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योरिटी का दिन होता है पेमेंट का दिन, यानी कि जो डेट स्पेसिफाई होगी, जो डेट दी होगी उस दिन वो वयस्क हो जाएगा, वो पूर्ण हो जाएगा, वो पेएबल हो जाएगा कि उस दिन आप पेमेंट जाके ले सकते हैं। ये मैच्योरिटी की डेट होती है, ठीक है। सेक्शन 22 के अंतर्गत ये मैंने मार्क करके रखा हुआ रेड कलर में, इसको कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कहीं भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि डेट ऑफ ग्रेस कहाँ दिया गया है। तो डेट ऑफ ग्रेस दिया गया है सेक्शन 22 के अंतर्गत, जहाँ पर डेट ऑफ ग्रेस का मतलब ये हुआ कि एवरी प्रोमिसरी नोट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल ऑन डिमांड एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट इज एट मेच्योरिटी ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज़ एक्सप्रेस टू बी पेएबल। यानी कि हर वो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि एक्सप्रेस नहीं किया गया, जिस पे लिखा नहीं गया कि ये पेएबल ऑन डिमांड ही होंगे, तो उनको जब एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट उनको प्रेजेंट किया जाएगा उनके मैच्योरिटी के दिन, जब वो मैच्योर हो चुके होंगे, तो उस दिन से लेके तीसरे दिन तक का पीरियड जो होगा वो कहा जाएगा डे ऑफ ग्रेस। यानी कि डे ऑफ ग्रेस 3 दिन का होता है। ऑन प्रेजेंटमेंट या आफ्टर साइट के बाद जो 3 दिन होते हैं उसको डेज ऑफ ग्रेस कहा जाता है। और उसके बाद 23 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट है सेक्शन 25। सेक्शन 25 बात करता है व्हेन डे ऑफ मैच्योरिटी इज़ अ हॉलीडे, यानी कि अगर डे ऑफ मैच्योरिटी, जिस दिन मैच्योरिटी होनी है वो डे हॉलीडे निकल गया, छुट्टी हो गई, राष्ट्रीय छुट्टी हो गई, कोई राष्ट्रीय अवकाश हो गया, तो उस दिन क्या किया जाएगा। तो जैसा कि लिमिटेशन एक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको उसमें भी पता होगा कि लिमिटेशन एक्ट में भी अगर ऐसा सीन आता है तो उसका नेक्स्ट वर्किंग डे को वो मैच्योरिटी डेज मानी जाएगी। कि मान लीजिए ये जो मैच्योरिटी है वो संडे के दिन पड़ गया और संडे को ऑफिस बंद होता है, तो मैच्योरिटी के दिन संडे को न मानकर उसके नेक्स्ट वर्किंग डे जो कि मंडे को होगा वो उस दिन मानी जाएगी। तो चैप्टर 2 में आज के लिए बस इतना ही, ये बहुत है और इससे ज़्यादा बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि चैप्टर 3 है, जिसको हम पार्टीज टू नोट्स बिल्स एंड चेक्स के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो साझा कर दीजिए। धन्यवाद।